वो करने में आसान है, वहाँ पे तुम्हें एफर्ट्स नहीं डालने, पढ़ाई में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। उसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालने, वो चीज़ आसान है, सब लोग कर रहे हैं, तुम देखते हो कि ये बच्चा ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे एक बच्चा ऐसा भी होगा जो पढ़ रहा होगा, वो कल को अच्छा मतलब ऐसे लोगों को स्ट्रोक करते रहते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं है, मतलब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ ही सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे अगर इस लेवल पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी पढ़ाई को ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम एक बार फिर से इंडिया टॉपर जो है तनिष्का यादव, उसके घर पर बैठे हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। ख़ास तौर पर बात यह है कि इनका प्रथम प्रयास था और प्रथम प्रयास के अंदर ही इन्होंने नीट क्वालिफाई किया, और नीट सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, 715 अंक लेकर 720 में से इंडिया लेवल पर टॉप भी किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इलाके के लिए, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है तनिष्का स्वयं को, क्योंकि इनके जो मेहनत, इनके जो एफर्ट्स थे, उन्हीं के बदौलत ये वहाँ तक पहुँच पाई। तो इनका हम आज करेंगे व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंटरव्यू। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तनिष्का, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू सर। तनिष्का, बधाई एक बार पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से पुनः बधाई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ये जो सफ़र आपने शुरू किया नीट का, जैसे नीट से भी पहले आ जाते हैं हम स्कूल लेवल पर, तो किस प्रकार से सोचा कि आपको डॉक्टर ही बनना है और नीट क्वालिफाई करना है? सर हम देखते हैं तो डॉक्टर एक मतलब अच्छा नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मतलब हम देखते हैं जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो अपने एंड टाइम पे जाता है, मतलब उसको कुछ हो जाती है डिजीज़, उसके बाद अगर डॉक्टर उसकी लाइफ सेव कर पाता है तो उसके रिलेटिव्स, उसकी फैमिली के जो चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन दिखेगी, मेरे हिसाब से किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तो डॉक्टर में सेटिस्फेक्शन भी अच्छी, और आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। दैट्स व्हाई यू चोज दिस वन। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, स्कूली अगर शिक्षा की बात करें तो कहाँ से पढ़ाई करी आपने? सर मैंने 2nd से 10th तक मैं यहाँ पे यदुवंशी शिक्षा निकेतन नारनौल में थी। ओके, उसके बाद फिर कहाँ? उसके बाद 11th-12th मेरी स्कूलिंग भी कोटा से थी, कोचिंग भी स्कूलिंग तो दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल था कोटा में, वहाँ से। अच्छा। और कोचिंग थी मेरी एलन करियर इंस्टीट्यूट से। बहुत अच्छी बात है। एलन करियर इंस्टीट्यूट से आपने क्या किया? कोचिंग की। हाँ, तो yes, वहाँ sir। किस प्रकार की कोचिंग होती थी, किस प्रकार के टीचर्स थे, बताएं उसके बारे में। सर वहाँ पे टीचर्स मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया उन लोगों ने, मैनेजमेंट का भी 100% सपोर्ट था। लास्ट टाइम में तो मैं दिन के 4-4 पेपर भी कर लेती थी उनसे। अच्छा। करने के लिए तो जो चीज़ मैंने आज बोली है वो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मुझे अवेलेबल हो जाती थी। अच्छा। और बेसिकली टीचर्स ऐसे थे, मतलब वो मुझे बोलते थे, मैं अकेली रहती थी वहाँ पे, मम्मी पापा दोनों जॉब करते तो नहीं जा सकते, तो टीचर्स मुझे बोलते थे तुझे दिक्कत है तो तू घर पे बाद में बता, हमें पहले बता। वो मेरे लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे। रात को अगर 12 बजे भी मुझे डाउट आएगा तो वो मुझे बताएंगे। और पर्सनल लेवल पे इमोशनल सपोर्ट भी बहुत था। मेरे मार्क्स कम आते थे, मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं कई बार तो मतलब पेरेंट्स को बाद में बताती थी, टीचर्स को पहले बताती थी। तो एजुकेशन जिसके लिए तो मैं गई थी वहाँ पे, और बेसिकली इमोशनल सपोर्ट भी पूरा था 100%। बहुत अच्छी बात है। मतलब एलन जो करियर इंस्टीट्यूट है उसका काफ़ी योगदान रहा। हाँ यस सर। ये सभी टीचर जिन्होंने मुझे स्कूल में भी पढ़ाया, वहाँ पे भी पढ़ाया, सब ने, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने एफर्ट्स मुझसे ज़्यादा किए मेरे लिए। तो वो लोग तो आए भी थे, आपका जो सम्मान समारोह हुआ उसमें? हाँ सर आए थे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं, क्या किस विधा में जॉब करते हैं? सर पापा तो प्राइमरी टीचर है और मम्मी लेक्चरर है हिस्ट्री की। अच्छा, मम्मी पापा का किस प्रकार का सपोर्ट रहता था आपके एजुकेशन में? सर मम्मी पापा ने मतलब हमेशा 100% सपोर्ट किया। कभी भी वो हमेशा ट्राई करते थे कि मेरी पढ़ाई में 1% भी डिस्टर्बेंस ना हो। जितने हमें रिसोर्सेज चाहिए कुछ करने के लिए, उससे भी ज़्यादा मुझे हमेशा मिले। और ना ही कभी उन्होंने मुझे ऐसे प्रेशराइज़ किया पढ़ने के लिए। मेरा मन होता था मैं तब पढ़ती थी, और ना ही उन्होंने मुझे करियर के लिए फोर्स किया कि तू ये ही कर। अच्छा। उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था, तेरे को जो करना है कर। और दूसरी बात एक और चीज़ होती है, अगर मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर देते हैं, डांट देते हैं, वो नॉर्मल होता है। उसको तुम लोग, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अच्छा करो। तो उनकी डांट वो आपके भले के लिए डांटते हैं। और दूसरी चीज़ पर पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं, उस बच्चे ने ये किया तू भी ये कर, वो ये कर रहा है तू भी ये कर। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। अगर तुम्हारा बच्चा मेहनत कर रहा है, तुम लोग सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, दैट इज़ ऑल व्हाट यू नीड। एक्चुअली क्या है कि हम बस एफर्ट्स डाल सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो तो काफ़ी फैक्टर्स और पे भी डिपेंड कर जाता
होता है। और तो पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर आपको लग रहा है मेहनत अच्छे से कर रहा है तो फिर ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। मतलब पेरेंट्स का अच्छा कोऑपरेशन था आपके साथ। हाँ, यस सर। बात करें जैसे घर में और जो अन्य सदस्य हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे पूरी फैमिली का मतलब मेरे दादा दादी और जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब अभी भी हम लोग रहते हैं अलग अलग जगह पे, बट हमारी काफ़ी फैमिली आपस में काफ़ी क्लोज है, तो सब लोगों ने मुझे 100% सपोर्ट बहुत किया। अच्छी बात है। आपके बहन भाई क्या करते हैं? सर बहन छोटी है, वो 9th में, भाई वो उससे भी ज़्यादा छोटा है, वो 3rd क्लास तो में। वो भी डॉक्टर बनेंगे? नहीं, बहन वो चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, और भाई वो अभी छोटा है तो फिर वो तो हाँ, क्या ही समझ बताएगा। अच्छा, इसके अलावा कभी आपने कुछ सोचा ही नहीं था? नहीं, मतलब बीच में मुझे लगा था मैथ्स में मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया था, फिर मैंने सोचा एक बार के लिए इंजीनियरिंग के लिए, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब IIT नहीं, अब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मतलब प्रवेश लेना है, सीधी सी बात ये है। अच्छा, अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस में जाते हैं। आप जब पढ़ाई करते थे तो किस प्रकार का शेड्यूल रहता था? लेट इन नाइट तक पढ़ते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते थे, ज़्यादा घंटे पढ़ते थे, या मतलब ज़रूरत अनुसार? सर शेड्यूल फिक्स नहीं था, मतलब ना तो ज़्यादा लेट तक पढ़ती थी ना ज़्यादा सुबह पढ़ती थी। मैं 11-12 बजे सो जाती थी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती थी। तो मतलब जो नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक होना चाहिए वैसा ही कुछ था, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट ना तो मैंने सुबह का उठने का टाइम जल्दी बढ़ाया, फिर ना रात को मैं लेट तक पढ़ती थी। और दूसरी चीज़, शेड्यूल मेरा फिक्स नहीं था, मतलब टाइम टेबल मैंने शुरू में बनाया बट वो मेरे लिए काम नहीं किए। तो मैंने सोचा हाँ टाइम टेबल मैं नहीं बनाऊंगी, इससे अच्छा अभी जब कोर्स चल रहा था तो क्या था कि मतलब मैं डिसाइड कर लेती थी, जैसे कुछ क्लास में पढ़ा रहे थे तो ये चैप्टर मैं पूरा करूँगी, चाहे उसमें मुझे 2-3 दिन लग जाए, तो फिर मैं फिज़िक्स ही पढ़ती रह जाती थी या केमिस्ट्री पढ़ती रह जाती थी, बायो ही फिर। बट लास्ट के जो 5-6 महीने थे उसमें मैंने ऐसा घंटे तो फिक्स नहीं किए थे, बाकी मैंने सुबह में सोच लेती थी कि आज मुझे फ़िज़िक्स में ये सब चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है, तो वो करके सोती थी मैं। जैसे अभी आपने सब्जेक्ट्स के नाम भी लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे और किस राइटर की खास तौर पर बुक्स पढ़ते थे? सर बेसिकली अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट में NCERT पे ज़्यादा फोकस रहता है। जेईई की तरह सिलेबस वास्ट नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है कि आप पहले जो आपका मेन कोर्स है मतलब नीट, उस पर फोकस करो, उस पर अच्छे से उसको कवर करो, या बाकी आपको क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ो। अगर आपको उसके बाद भी टाइम मिल जाता है और आपको थोड़ा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ी हायर लेवल की बुक्स लगा सकते हो, बट एज सच मेरे अकॉर्डिंग उनकी नीड नहीं है। अच्छा, बात करें जैसे सब्जेक्ट्स की तो हो गई, बुक्स की तो हो गई, लेकिन अगर हम बातचीत करें कि कोचिंग आपने जो ली, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसका क्या महत्व है? सर कोचिंग के बिना भी काफ़ी लोग करते हैं, हम लोग आसपास देखते हैं, कई लोगों के पास पैसे भी नहीं होते इतने कि वो वहाँ जाके मतलब रहना सब कुछ अफोर्ड कर सके। बट मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग आपको एक प्लस पॉइंट देता है, आपको एक एक्सपोजर देता है, बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है वो एक्सपोजर सब बच्चों के लिए पॉजिटिव ही चीज़ लाए। मान लो कोई बच्चा यहाँ पे क्लास में टॉपर है, अगर वो जाता है, उसकी कोई बच्चा ऐसा होगा उसकी रैंक कम होगी तो वो मोटिवेट होगा कि मैं और अच्छे से करूँ, और कुछ होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, बट एक कोचिंग का एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप और बच्चों को देखते हो आपके आसपास वो और भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लगता है हम भी और ज़्यादा अच्छा करें, वो उसमें ये चीज़ अच्छी है तो मैं भी वो चीज़ करूँ। तो अच्छा, ऐसे एक्सपोजर मिलता है कोचिंग से। अच्छा, एक आज के डेट में अगर हम बात करें, जैसे आप युवा हैं और युवा आजकल सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज़्यादा बिजी रहते हैं और समय को ज़्यादातर जाया कर देते हैं, लेकिन आपने मोबाइल का यूज़ किया, या मान लीजिए अगर यूज़ किया तो सदुपयोग किया, या फिर कैसे? सर मैं पढ़ाई से बोर हो जाती थी तो मैं गाने भी सुन लेती थी, क्योंकि पूरे दिन बंदा नहीं पढ़ सकता, और मैं घर पे बात कर लेती थी, मम्मी पापा से बात कर लेती थी, मेरी बहन से बात कर लेती थी। बाकी सोशल मीडिया में अगर ठीक है कोई चीज़ एक लेवल तक हो रही है, वो तुम्हारी पढ़ाई को जो तुम्हारे लिए मेन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही तो वो ठीक है, पर जब तुम उसका ज़्यादा यूज़ करोगे और आपको लगता है वो आपके करियर पे ऐसे इफेक्ट डाल रही है तो छोड़ दो। मेरे अकॉर्डिंग तो छोड़ देनी चाहिए वो चीज़। बाकी मैं मेरी बात करूँ तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, बस मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी, क्योंकि उस पर मुझे टीचर से डाउट पूछने होते थे, या फिर कई बार फैमिली या फ्रेंड से भी बात हो जाती थी व्हाट्सएप पे। और बाकी जो लोग ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से मतलब अगर तुम थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तब तक वो चीज़ सही है कि तुम थोड़ा रिफ्रेश हो रहे हो, वापस से तुम पढ़ने बैठ रहे हो, बट हम
देखते हैं आसपास लोग पूरे टाइम ऐसे यूट्यूब तो चलो ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, मतलब ऐसे लोगों मूवीज वगैरह देखना, हाँ मतलब ऐसे ज़्यादा लोगों समय को लगाते स्टॉक करते रहते हैं जिसकी कोई सेंस नहीं है। मतलब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ ही सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे अगर इस लेवल पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी पढ़ाई को ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। बाकी अगर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो चलो ठीक है, चल जाएगा। एक और पॉइंट आता है जब हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं भी बाहर पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, और आप भी जैसे वहाँ उधर पढ़ के आए, तो वहाँ जाते ही माहौल चेंज होता है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं, मान लीजिए किसी भी शहर के अंदर, तो वहाँ का माहौल अपडेटेड वर्जन रहता है अपने आप में। उसमें किस प्रकार से, जैसे आपने अपने आप को एडजस्ट किया, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से एडजस्ट करें कि वो सफलता के मार्ग पर ही चलें, ना कि गलत मार्ग पर। सर ऐसे मतलब मुझे तो नहीं लगता ये वाला विलेजेस वाला, मतलब क्योंकि मैं तो मोस्टली घर पे रहती थी, मैं आसपास नहीं जाती थी, तो मुझे कभी फील नहीं हुई ये चीज़ अच्छा, कि मेरे आसपास और बाकी मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही मिला मुझे। अच्छा। तो मुझे ये चीज़ कभी फील नहीं हुई। और बाकी हाँ, हम लोग देखते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं घर पे, तो बच्चे जब बाहर जाते हैं, मतलब पेरेंट्स नहीं होते, तो वो बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं खुद को। मतलब वो चीज़ें क्योंकि वो करने में आसान है, वहाँ पे तुम्हें एफर्ट्स नहीं डालने, पढ़ाई में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल सही बात। उसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालने, वो चीज़ आसान है, सब लोग कर रहे हैं। तुम देखते हो कि ये बच्चा ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे एक बच्चा ऐसा भी होगा जो पढ़ रहा होगा, वो कल को अच्छा कर जाएगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा कि उसने ये कर दिया, मैं भी करता तो ये आज ये होता। तो बेसिकली इस चीज़ से इसका एक ही इलाज है कि तुम्हारा एक एम हो, मतलब तुम ऐसी अपनी लाइफ मोनोटोनस ही नहीं जीनी जैसे सब लोग जीते हैं। तुम जाओ काम करके आओ, घर पे आके फिर वापस काम करो, तुम एक टाइम ऐसा आएगा तुम उससे बोर हो जाओगे। इससे अच्छा तो जो लाइफ तुमने खुद के लिए इमेजिन करी है, मतलब एक प्रोफेशन होगा अच्छा, तुम्हारी रिस्पेक्ट अच्छी होगी, तो तुम्हें लाइफ में अपने आप मज़ा आएगा। तो हमें सोचना चाहिए, गोल डिसाइड करो और उसके लिए काम करो, और जब तक मोटिवेशन खुद के अंदर से आएगा इंट्रिंसिक, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और तुम्हें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। जी, मतलब सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। yes, sir. अच्छा, एक और चीज़, जैसे कोचिंग ज़रूरी है अपनी जगह पे, मान लीजिए आपने बताया कि वो एक एक्सपोजर देता है, समथिंग लाइक दैट। जैसे यूपीएससी में मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होते हैं, क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी? हाँ सर, टेस्ट सीरीज़ मैंने की थी, और मैं टेस्ट जो होते थे मेरे कोचिंग में वो रेगुलरली देती थी मैं। अच्छा। अगर टेस्ट स्किप करते हैं तो फिर तुम्हारा रूटीन कहीं ना कहीं ख़राब होता है। बच्चे मैं देखती थी वो टेस्ट छोड़ देते थे अगर तैयारी नहीं होती थी। तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये टेस्ट हमारे प्रैक्टिस के लिए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा कहीं पर भी। तो बेसिकली जितने हम टेस्ट देंगे उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि नीट में आपको 180 क्वेश्चन है, मतलब अब तो 200 क्वेश्चन है, उनमें से 180 अटैम्प्ट करने हैं, उसके लिए 200 मिनट्स हैं। तो अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, तो आपका फ़ायदा है उस चीज़ में। अच्छा, एक बार नीट के बारे में उन लोगों को बता दें जो मान लीजिए अभी 10th में होंगे या फिर इस तरह के जो स्टूडेंट्स होंगे, कैसे इसमें दाखिला हो सकता है, किस प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्या सिलेबस आता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सर बेसिकली नीट में 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो हर सब्जेक्ट में जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो सब में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। वो 50 क्वेश्चंस के हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने 2 सेक्शन बनाया, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 के 35 कंपलसरी आपको करने हैं। ठीक है। और सेक्शन बी में 15 है, 15 में से आपको कोई 10 करने होते हैं। अच्छा। और अगर आप 10 से ज़्यादा कर देते हो तो शुरू के जो 10 होंगे वही सब काउंट होंगे। ऐसे सिमिलरली केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों में ऐसा ही होता है। हाँ, और आपको 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मिनट्स मिल रही है, तो आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं 200 में से। और हर क्वेश्चन में +4, तो मतलब अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर तुम गलत करते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अच्छा। और अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो उसका 0 जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप 12th आपने क्या, तो आप उसी साल 12th में आपने 12th पहले कर ली, और उस साल के 31 दिसंबर तक आपकी 17 हो जानी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और बेसिकली अब नीट क्योंकि कंबाइन हो गया, मतलब एम्स वगैरह सब अलग अलग होता था पहले, अब भी कंबाइन हो गया, तो नीट से एम्स में जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, AFMC, जिपमर,
सब में एडमिशन नीट के थ्रू होता है। अच्छा, ये +2 मेडिकल से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए वो? हाँ हाँ, +2 भी मेडिकल से होनी चाहिए। तो अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने अभी बात करी। अच्छा, इसमें आगे क्या स्कोप्स रहते हैं वो और बताएं, किस प्रकार के कॉलेज मिलते हैं, फिर आगे क्या स्कोप्स हैं? सर इसके थ्रू आपका MBBS में एडमिशन होता है, BDS में भी शायद होता है इसी, हाँ BDS में भी इसके थ्रू होता है, क्योंकि MBBS की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा होती है, BDS की कम होती है, और वेटनरी वगैरह वहाँ सब भी एडमिशन होता है। अभी आपके जैसे 715 नंबर आए 720 में से, टोटल में से, तो आपको किस प्रकार का कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है? हाँ सर, मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा। एम्स मिल जाएगा इजीली। अच्छा, किस रैंक पे या कितने मार्क्स पर कॉलेज जो है नहीं मिल पाता, बढ़िया कॉलेज? सर बढ़िया तो मतलब कट ऑफ 600 के अराउंड जाती है इसमें। अच्छा, कट ऑफ 600 के राउंड जाती है, तो मेहनत मतलब ज़्यादा करनी पड़ेगी, 600 से ऊपर नंबर लेने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस एक बार एक और अलग सेगमेंट पर, जो सोशल मैसेज के लिए, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रथम प्रयास में रह जाते हैं किसी कारणवश, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे में भी रह जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हार मान लेते हैं या फिर समय समय पर अपना जो एम या फिर रास्ता जो है चेंज करते रहते हैं, आज मतलब इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कल फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं मिसगाइड कर सकते हैं, या सेल्फ मोटिवेशन, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? सर बेसिकली एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हारा कोई गोल है तो तुम्हारा बस इतना पार्ट है कि तुम उसमें डेडिकेशन और अब पूरा सिंसियरली अपने गोल को परस्यू करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है, हो जाता है, लक फैक्टर भी हो जाता है, क्या पता तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर उस चीज़ को तुम ऐसा मत लो कि मैंने तो किया था, ये क्या हो गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप 2 साल किसी चीज़ के लिए लगातार प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो ये सब डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, ये सब होना नेचुरल है, बट इस चीज़ को, हाँ तुम थोड़े टाइम तक रहोगे ऐसे डिमोटिवेटेड, बट एक टाइम के बाद इस चीज़ को छोड़ दो। ठीक है, अब हो गया, अब तुम ऐसे रोगे बैठ के, तो फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग तो और एक और चीज़ बेसिकली समझनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम्स जैसे JEE या फिर नीट या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ये लाइफ का पार्ट है, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है, कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं था कि तुमने बस, तुम्हारा यहाँ नहीं हुआ तो तुमने कुछ किया ही नहीं। अगर तुम अच्छे से तुमने सब कुछ पढ़ा है तो पढ़ा हुआ वेस्ट तो कभी जाएगा नहीं, नॉलेज तुम्हारी है, कहीं और तो जाएगी नहीं। तो अगर तुम एफर्ट्स अपने पूरे 100% दोगे तो लाइफ आपको और भी बहुत सारे चांसेस देगी जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर सकते हो। जी। अच्छा, एक हमारे जैसे ना बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑडियंस जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं। हमारा चैनल जो है काफ़ी युवा है, ज़्यादातर हमारे चैनल की ऑडियंस जो है वो 15 साल से 34 साल के बीच की है, मतलब मेन जो युवा कैंडिडेट्स होते हैं, तो ज़्यादातर युवा लोग हैं। इन युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस प्रकार से ये इंडिया लेवल पर किसी भी विधा में, किसी भी क्षेत्र में टॉप कर सकते हैं? क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं जब हम किसी भी इंडिया टॉपर का, चाहे वो UPSC में हो, चाहे फिर जैसे आप इसमें हो CBSE में हो, जब हम किसी भी इंडिया टॉपर का इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, ऐसे। तो कैसे इंडिया टॉप बना जा सकता है, किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके? सर टॉप तो मतलब ठीक है, एक रैंक है, वो इतना मैटर नहीं करती। मतलब मेरा ऐसा था, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था, उसके बाद रैंक का मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस मैंने कॉलेज का, मैंने कॉलेज का ही सोचा था। मैंने रैंक तो बस आएगी आ जाएगी, बस मुझे कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली, वो क्योंकि मतलब कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, रैंक तो वो बस एक नंबर है जी। जो तुम लोग मेहनत करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगी कहीं पे भी। और बेसिकली हम ऐसा नहीं सोचे कि कोई हमने रैंक डिसाइड कर ली कि यही रैंक लानी है, हमने कुछ ऐसा मार्क्स डिसाइड कर लिए कि इतने मार्क्स लाने। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम अपना एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डालें, हम अपना इनपुट जो है वो 100% है। और दूसरी चीज़ कि आपके जो आसपास जो आपके मतलब पेरेंट्स, आपकी फैमिली है, आपके टीचर्स और सब लोग जो आपके लिए एफर्ट्स सेक्रीफाइसेस सब लोग कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी काम करो। अब वो आपके लिए कर रहे हैं तो आपको वो जो आप उनके लिए दूसरे हो, बट आपको तो खुद के लिए ही करना है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसके लिए काम करो। और जब आप लास्ट में आपको सक्सेस आपको मिल जाती है तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहो। ये नहीं कि सारा क्रेडिट मेरा ही है, मेरे बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया। तो आपको जो भी मिलता है आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो और अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो तनिष्का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर।
तनिष्का के साथ हमारी अच्छी खासी ये मुलाकात रही। ख़ास तौर पर ये बात ये है कि मैं इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं इनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और मेरा मन करता रहता है कि मैं और भी लंबा इनसे बातचीत करता रहूँ, लेकिन वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। तो आज हमने काफ़ी बातें तनिष्का से की और काफ़ी सीखने वाली बातें इन्होंने बताई। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो था इनका सेल्फ मोटिवेट होना, कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना सेल्फ मोटिवेटेड थी, तभी ये सब कर पाई। हालांकि परिवार का पूरा सपोर्ट, समाज के जितने भी लोग थे, जैसा भी इन्होंने बताया कि सबका सपोर्ट ही रहा है, एक अच्छी बात। बट फिर भी इंडिया टॉप करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर इस अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जहाँ पर मतलब कि गांव ही गांव है, नज़दीकी में बड़ा मेगा सिटीज़ नहीं है कि बहुत नज़दीक में, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं कहीं पर बड़ी कोई, जैसे अगर इंस्टीट्यूशन की भी बात करें तो बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ा है, कोटा नज़दीक नहीं है अपने आप। तो महेंद्रगढ़ में तो मतलब हमने आसपास देखते हैं एजुकेशन के लिए तो काफ़ी अवेयरनेस है, स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, वो तो मैं अभी बोलने वाला हूँ वैसे तो जो इस तरह के जो मतलब कि जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो वहाँ पर हैं, लेकिन अभी हमने जैसे पिछली इनकी एक वीडियो डाली तो उसमें नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्यों ना एलन या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को महेंद्रगढ़ में लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी महेंद्रगढ़ एजुकेशन हब है। यहाँ पर स्कूल्स की बात करें, यहाँ कॉलेज की बात करें, यहाँ यूनिवर्सिटी की बात करें तो सब यहाँ पर हैं। और महेंद्रगढ़ एजुकेशन हब ऐसे ही नहीं बन जाता है। महेंद्रगढ़ एजुकेशन हब को सक्सेस करने में या बनाने में सहयोग रहता है इस तरह के जो छात्र छात्राएँ उनका, क्योंकि ये जब अच्छा परिणाम देते हैं तभी संस्थाओं की और गुरुजनों की जो मेहनत है वो रंग लेकर आती है। तो इन छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ पॉइंट को, जो इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से इन सभी छात्र छात्राओं को अनेकों बधाइयाँ, क्योंकि सिर्फ तनिष्का ही नहीं, क्षेत्र के अनेकों छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, थोड़े दिन पहले CA क्वालिफाई किया था और अभी हाल फिलहाल IIT का रिजल्ट भी आ गया है। तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं IIT JEE जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है क्षेत्र के लिए। बाकी आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तनिष्का के बारे में आप जो कहना चाहें कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, और लाइक करके हमारा और तनिष्का का सभी का हौसला अवश्य बढ़ाएं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।